हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके सेवा में पुनः मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो हम सीडीपी पेडागोजी की पहली वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप लोग देखेंगे केवल आज की वीडियो पूरी 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला केवल पेडागोजी पे आधारित होगी। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से हैं। देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पेडागोजी को कैसे आसान तरीके से हम हल कर ले रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो पूरा अंत तक आप देखेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। याद रखेंगे आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं, यही बताना है दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना होगा कि समावेशी कक्षा होती क्या है। ठीक ना, समावेशी कक्षा में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर वेशभूषा का बालक एक छत के नीचे एक साथ पढ़ता है। ठीक ना, कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी रंग, कोई भी आकार, कोई भी भेष, कोई भी भूषा, आप उसमें अगड़ा पिछड़ा में छाटेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं या उसको अलगाव नीति के तहत आप उसको ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। समावेशी कक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा समान व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती है। एक छत के नीचे हर वर्ग, हर जाति, हर समूह, हर समुदाय का बच्चा एक छत के नीचे बैठकर जब शिक्षा को ग्रहण करे तो यह जो शिक्षा होगी यह समावेशी शिक्षा कही जाएगी और जो यह कक्षा होगी वो समावेशी कक्षा कही जाएगी। तो यही कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र होते हैं। अब देखेंगे हम ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो समावेशी कक्षा में केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, कि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, कि आपका केवल सामान्य छात्र शामिल होता है, कि आपका बहुभाषी और प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वह शामिल होते हैं। यही आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे प्रश्न आपको मिले समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है आपको बताना है। समावेशी, समावेशी का मतलब ही होता है कि समान, जो इसमें ये होगा ना कि बच्चे को काले गोरे छोटे बड़ा रंग रूप भेष आकार वेशभूषा या जाति पाति या उसके भाषा के आधार पर हम छाटेंगे नहीं। ठीक ना, समावेशी कक्षा होती है सबको समान शिक्षा दी जाए। और याद रखेंगे समावेशी कक्षा में समान और विशिष्ट, याद रखेंगे समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना होगा। आपको पता है ना, जो आपका यूपी टेट या सी टेट जो भी होता है उसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे टैग वर्ड में होता क्या है आपको बता दें दोस्तों। जो टैग वर्ड में, जैसे टैग वर्ड में यह है ना कि बच्चों को रंग रूप वेशभूषा के आधार पे बच्चों को छाटना नहीं है, बच्चों को उसके भाषा के आधार पर छाटना नहीं है। बच्चे को उसको भाषा किस भाषा में पढ़ाना है तो बच्चों को उसकी मातृभाषा में ज़्यादा प्राथमिकता देना है। मातृभाषा जो होती है ना, बच्चे जो माता पिता से जो अपने परिवेश से अपने समाज से भाषा सीखता है ना, उसको हम लोग उसकी मातृभाषा बोलते हैं। और बच्चा को जब उसके मातृभाषा के साथ जोड़कर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत तेजी से और आसानी से उस चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है, तो समावेशी कक्षा किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं तो उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको यही बता दूं दोस्तों, कहीं भी आप सीडीपी को हल करेंगे, याद रखेंगे बाल विकास के कहीं भी प्रश्न को हल करेंगे और आपको केवल शब्द आ जाए ना, याद रखेंगे केवल जो होता है ना वह निगेटिव टैग वर्ड होता है। केवल का मतलब ये होता है ना कि केवल एक ही बारे में, एक ही चीज़ के बारे में कहे। केवल मैं नहीं कहता कि गलत होता है, लेकिन याद रखना कि 99% जो ऐसी स्थिति आ जाती है पेडागोजी में कि जहां केवल शब्द लग जाते हैं वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ये आपका ट्रिक के लिए बता रहा हूं, इसको आप माइंड में रखें। जब आपको कुछ ना आए ना तो जो केवल दिख रहा है ना उसको आप काट दो, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे गणित का मतलब होता है कैलकुलेशन संबंधित अधिगम अक्षमता। याद रखेंगे अधिगम अक्षमता का मतलब होता है दोस्तों सीखने में सक्षम न हो बालक, उसी को क्या बोलते हैं, अक्षमता बोलते हैं। और कौन दोस्तों, तो गणित संबंधित अधिगम अक्षमता में कौन सा पद परिभाषित करता है। आपका निरस्तता संबंधित दोष होता है, क्या आपका पठन दोष होता है, क्या आपका गणना दोष होता है, क्या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। आपको बता दूं, जहां कहीं भी गणित संबंधित दोष आए ना, याद रखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गणना दोष या इसी को बोलते हैं डिस्कूलिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे इसी को बोलते हैं डिस्कूलिया। अगर कहीं भी पूछे कि डिस्कूलिया किससे संबंधित है तो तुरंत आप बताएंगे कि यह गणितीय विकार है और यह जो है गणना संबंधित विकार होता है या गणना संबंधित एक दोष होता है, जिसको हम गणना दोष या डिस्कूलिया बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत बार ये
प्रश्न बन चुका है। अगर आपको कोई पूछे कि डिसलेक्सिया क्या है, अगर डिसलेक्सिया के बारे में पूछे दोस्तों, तो डिसलेक्सिया के बारे में आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधित विकार होता है। किससे संबंधित संबंध रखता है? तो डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधित विकार होता है। डिस्कूलिया क्या होता है? तो गणना संबंधित विकार होता है या गणित संबंधित विकार होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर कहीं आपको एक बात याद रखेंगे, यह जो विकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप एकदम इसको अपने माइंड में सेट कर दीजिए कि जो डिस्ग्राफिया होता है यह कौन सा संबंधित विकार होता है? तो याद रखेंगे लेखन संबंधित जो विकार होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इस किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो ये लेखन के संबंधित होता है। किसके संबंधित? लेखन के संबंधित होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। आपको एक बात और बता दूं, डिस्माफिया भी याद रखिए। डिस्माफिया किससे संबंध रखता है? तो डिस्माफिया जो होता है ना, भ्रम की स्थिति इसमें आ जाती है। भ्रम की स्थिति, जैसे हम लोग या भ्रम की स्थिति जब बच्चे के अंदर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वह विकार किसके अंतर्गत आता है? तो डिस्माफिया के अंदर आता है। जैसे मोर भी एक जैसा दिखता है और मुर्गा भी मोर के जैसा दिखता है। मुर्गा और मोर में जब बच्चा भ्रम हो जाए, जब वह क्लियर न कर पाए कौन मुर्गा है कौन मोर है, तो यह जो भ्रम होगा या जो यह विकार होगा डिस्माफिया विकार कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर मैंने इतना चीज़ों को बता दिया तो एक चीज़ और याद रख लीजिए, कहीं कहीं बन भी सकता है, इसी टेट में कई बार पूछा है कि डिस्टेनिया विकार क्या होता है। तो डिस्टेनिया जो होता है वह मानसिक विकार होता है। टेंशन जब बच्चा ले लेता है तो उसको हम लोग वो इस विकार को क्या बोलते हैं? डिस्टेनिया बोलते हैं। यह जो होता है वह मानसिक तनाव से संबंधित होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। डिस्टेनिया तो मानसिक तनाव से संबंध रखेगा, डिस्माफिया तो भ्रम जैसी स्थिति से संबंध रखेगा, डिस्ग्राफिया जो लेखन से संबंधित विकार को रखेगा, डिस्कूलिया जो है गणना संबंधित विकार होता है, और डिसलेक्सिया जो होता है वह पठन संबंधित विकार होता है। जिसको डिसलेक्सिया हो जाती है वह बालक पढ़ने में या पठन की क्रिया को करने में अपने को अक्षम समझता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपसे एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है, जैसा हर वीडियो में आप जानते हैं कि आप वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। दोस्तों, चैनल पर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके साथी लोग पढ़ते हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस लिंक को उनको शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि अभिषेक एकेडमी एक ऐसी एकेडमिक है कि जो आपको फ्री में, आप कास्ट याद रखेंगे, जितने भी यूपी टेट के मैटर हैं, जितने भी टीचर यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, या टीचर संबंधित जितने भी एग्जाम हो गए, वो सारे जितने भी इसके मटेरियल है फ्री ऑफ कास्ट आपको उपलब्ध कराने का यह संस्था काम करती है। तो आपसे एक छोटा सा मेरा विनम्र निवेदन रहता है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके आप अपने इस टीम का हिस्सा बने और अपने परिवार को एक बड़ा परिवार बनाने में मदद करें, योगदान दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किससे एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? किससे? याद रखेंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक से, सॉरी बात सही है दोस्तों, यह जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन लैंग्वेज सही है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। याद रखेंगे, 3 माह के बच्चे को शिशु बोला जाता है, ये बात याद रखेंगे। जब बच्चा अपने जन्म से 3 माह तक होता है तो इस बच्चे को शिशु का हम नाम दे देते हैं या रूप दे देते हैं। तो किस में अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? याद रखेंगे, यही बताना है दोस्तों। अनुकरण में, कि अभिप्रेरणा से, कि स्कूली बस्ता से, कि आपका पुरस्कार से। याद रखेंगे, यह आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और जब यह प्रश्न बना था तो काफ़ी विवादों में रहा था दोस्तों। याद रखेंगे, कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा, लेकिन याद रखेंगे कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे बालक को अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। तो बहुत लोग पुरस्कार के जाते हैं, पुरस्कार के साथ जाते हैं, लेकिन आयोग ने पुरस्कार को नहीं माना। मैं भी कहूँगा कि आप पुरस्कार को मत मानिए। स्कूल का जो बस्ता है ना, यह अधिगम में सहायता नहीं प्रदान करता। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना है। बच्चा जो होता है ना, वह नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह एक दूसरे से नकल करके अपने घर में बड़े लोग, छोटे लोग या अपने समाज के जो लोग होते हैं उनसे नकल कर करके बच्चा सीखता है। तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है, बिल्कुल सही बात होगी, ये तो सीख रहा है। जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों ना, उसका मतलब होता है मोटिवेशनल। और आपको पता है कि जब बच्चे के अंदर मोटिवेशनल होगा, मतलब वह एक आईएएस को देखेगा, एक पीसीएस को देखेगा, एक टीचर को देखेगा, एक बड़ा सा अफसर को देखेगा, तो उसके अंदर अभिप्रेरणा जागेगी कि मैं भी अफसर बनूं, मैं भी आईएएस बनूं, मैं भी पुलिस बनूं, मैं भी पीसीएस बनूं। तो याद रखेंगे, अभिप्रेरणा जो होती है ना दोस्तों, वह बच्चे को मोटिवेशन प्राप्त करती है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक आपका होता है बाह्य अभिप्रेरणा।
और आपको बता दूं यह सीटेट में कई बार प्रश्न बनाया कि कौन सी अभिप्रेरणा अस्थाई होती है और कौन अस्थाई होती है। तो याद रखेंगे जो अस्थाई अभिप्रेरणा होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ना वह बालक में अंदर से ही होती है। बालक अपने मन से या स्वयं से जो बच्चा मोटिवेशन प्राप्त करता है ना वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। और किसी कहानी को पढ़कर या नाटक को देख के या कोई भी मार्मिक चित्र को देख के जब बच्चे के अंदर कोई विकार उत्पन्न होते हैं या मोटिवेशन आता है, या किसी के बातों से, कहानियों से, या किसी के कोई वीर रस की कविता से पढ़कर आता है, तो इसको बा अभिप्रेरणा बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ना वह जो होती है दोस्तों अस्थाई होती है, और बा अभिप्रेरणा जो होती है अस्थाई होती है, याद रखेंगे। और पुरस्कार, जब बच्चे को आप पुरस्कार देंगे तो बच्चे को पुरस्कार देने से याद रखें, पुरस्कार को निगेटिव टैग वर्ड में जरूर रखा गया है, लेकिन याद रखेंगे अधिगम में पुरस्कार भी सहायता प्रदान करता है। बच्चे को जब कोई भी बच्चा कोई काम कर रहा होता है और जब आप उसको उसका पुरस्कार देते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया या आपने वीरता का काम किया, आप पढ़ाई में इतना नंबर प्राप्त कर लिए, तो बच्चा अधिगम के प्रति और उत्साहित होता है। लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय अगर कोई शब्द है तो स्कूल का बस्ता अधिगम में सहायता प्रदान नहीं करता है। कितने मेरे दोस्त होंगे, कितने मेरे भाई होंगे जो कमेंट में हमको ये बात कहेंगे कि स्कूल बस्ता में बुक रखी जाती है और इससे बच्चे को पढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं आयोग के सामने तमाम तरह के एनसीईआरटी के प्रूफ रखे गए, लेकिन उस समय प्रूफ गलत था। ऑप्शन नंबर सी को उन्होंने कहा कि ऑप्शन नंबर सी जो स्कूल का बस्ता है वह बच्चे के अधिगम में कोई प्रकार का सहायता नहीं प्रदान करता है। जैसा कि आप लोग देखे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी भी कह रही है कि बच्चे को स्कूली बस्ता को कम किया जाए। बच्चे को एक दिन ऐसा लाया जाए कि जिस दिन बच्चा स्कूल में बस्ता लेकर ना जाए वह केवल उसी तरह जाए। बच्चे को डिजिटली जोड़ा जाए। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें आधुनिक समय में लागू की जा रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़्यादा इस पर डिस्कशन करके टाइम को नष्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? याद रखेंगे दोस्तों समाजीकरण की निष्क्रिय और सक्रिय दो प्रकार की एजेंसियां होती हैं। एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। और समाजीकरण जो होता है दोस्तों सोशलाइजेशन होता है। समाजीकरण का मतलब होता है कि हम अपने बड़े छोटे या अपने परिवार, अपने समाज में एक दूसरे के साथ कैसे कंटेक्ट हों, कैसे बिहेव करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे संस्कार करें, एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग सम्मान के साथ जिएं या बातचीत करें, बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, यही समाजीकरण होता है। और समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी और सक्रिय एजेंसी दो प्रकार की होती है। मतलब बालक कहाँ समाजीकरण किस में पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा। इसमें कहा निष्क्रिय एजेंसी तो एक ही कोई होगी जो निष्क्रिय एजेंसी होगी, आपको यही बताना है दोस्तों। तो आपका परिवार समाजीकरण का पहला संस्था होता है। यहाँ से बच्चा समाजीकरण के पहले रूप को सीखता है। आपको पता है कि माता बच्चा के सबसे पहला जो टीचर होती है वह माता होती है। किसी को पहचानना अगर शुरू में स्टार्ट करता है तो सबसे पहले माता को पहचानना स्टार्ट करता है। सबसे पहले कोई भाषा किसी से बालक सीखता है तो अपने माता से सीखता है। इसी को मातृभाषा का नाम दे देते हैं। आपको यही बताना है कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है। परिवार जो है ना वो निष्क्रिय एजेंसी नहीं है दोस्तों, सक्रिय एजेंसी है। परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, या जो दोस्तों है समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है। आप देखेंगे इको क्लब और आगे देखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय और देखेंगे स्वास्थ्य क्लब भी आपका सक्रिय एजेंसी है। इको क्लब भी सक्रिय एजेंसी है। परिवार भी सक्रिय एजेंसी है। आपका मेला मैदान भी सक्रिय एजेंसी है। आपका मार्केट भी सक्रिय एजेंसी है। लेकिन देखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय आपका निष्क्रिय एजेंसी है। क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में एक दूसरे से लोग बातें नहीं करते हैं। यहाँ पे जो बुकें रखी होती हैं और बुक को पढ़ के स्वयं के अनुसार बच्चे क्या कुछ भी चीज़ों को सीखते हैं। तो जहाँ कहीं भी डायरेक्ट वार्तालाप न हो ना वह समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होगी। इसके पहचानने का आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। जहाँ कहीं भी बात हो दोस्तों, याद रखेंगे जहाँ कहीं भी बात हो ना वहाँ पे आपका सक्रिय एजेंसी हो जाएगा। जहाँ कहीं बात ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगा। अगर पूछेगा सक्रिय एजेंसी तो सहकर्मी, जहाँ पे आप जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वो अभी आपका सक्रिय एजेंसी हो जाएगा। स्कूल हो जाएगा, स्वास्थ्य क्लब हो जाएगा, मेला का मैदान हो जाएगा, आपका मार्केट या बाजार हो जाएगा, सब सक्रिय एजेंसी है। लेकिन आप लोग निष्क्रिय की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे आपका पुस्तकालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। यह आपका सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। क्योंकि हम दूसरे के बात को सुन ही सकते हैं या दूसरे के विचारों को पढ़ ही सकते हैं, अपने विचार को नहीं रख सकते हैं। जहाँ पर बातों के द्वारा आदान प्रदान न होता हो उसे हम निष्क्रिय एजेंसी का नाम दे देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए
5 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। याद रखेंगे तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, कौन ऐसा प्रकार है। याद रखेंगे सहपाठियों से प्रतियोगिता और अर्थपूर्ण संबंध और माता पिता की ओर से दबाव और अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। देखिए मैं आज की वीडियो केवल पेडागोजी से लाया हूं। आपको मुझे आज की वीडियो को कराने का मुख्य मकसद यही है कि कोई भी यूपी टेट का एग्जाम आप लोग ले लीजिएगा और सीडीपी में पूरा 10 प्रश्न, आपके लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं कि पेडागोजी से आधारित होते हैं। और पेडागोजी का मतलब होता है केवल बच्चों के विचारों को जानना। याद रखेंगे कोई भी अगर ऑप्शन आपको नहीं आ रहा ना, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा ना, सर्वप्रथम आप एक छोटा सा बालक बन जाइए और देखिए कि आप बालक स्वयं बनेंगे तो कौन सा चीज़ आपके साथ बिहेव किया जाएगा, मतलब कौन सा कैसा व्यवहार आपके साथ किया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सोचिएगा, इस प्रश्न के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर मैं बालक मैं ही बन जाऊं और इसमें से कौन सा व्यवहार मेरे साथ कोई टीचर, मेरा समाज, मेरा मम्मी पापा, मेरे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यही बताना है दोस्तों। तो यह कह रहा है कि पॉजिटिव, सकारात्मक प्रकार, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो आप बताएंगे सहपाठियों से प्रतियोगिता। आपको बताया हूं ना दोस्तों कि याद रखेंगे जब टैग वर्ड आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि सहपाठियों से आपको प्रतियोगिता नहीं कराना चाहिए दोस्तों। माता पिता जब बच्चा को दबाव देंगे, बच्चा को कोई भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन देंगे, प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, बच्चे को उसके पुस्तक में बांध के रखेंगे, बच्चे को उसका जिम्मेदारी बहुत दबाव उसके ऊपर दे देंगे जिससे वह टेंशन युक्त हो जाएगा। मुक्त कहाँ से होगा, टेंशन में पड़ जाएगा बच्चा। जब बच्चे को दबाव नहीं देना है, बच्चे को फ्री रखना है। याद रखेंगे यह निगेटिव आपका प्रकार होगा, ये सकारात्मक नहीं होगा दोस्तों, ये नकारात्मक होगा। प्रतियोगिता बच्चों के अंदर नहीं करानी है, ये भी नकारात्मक होगा। और अनुत्तीर्ण रह जाने का भय, याद रखेंगे बच्चे को डर भय में आप बात के नहीं रखेंगे, मारपीट में, दंड में, सब दोस्तों ये निगेटिव, ये नकारात्मक प्रभाव हो जाते हैं। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है तो अर्थपूर्ण संबंध जो होता है ना, याद रखेंगे वह सीखने को क्या करता है दोस्तों, सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इसको आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया ना एक दूसरे के साथ आप बच्चे की तुलना नहीं कर सकते हैं। देखिएगा जो आप आज के डेट में प्रतियोगिता कराई जाती है ना, इसको आपका एनएपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनसीएफ नहीं मानता है कि बच्चे को प्रतियोगिता नहीं करानी है, बच्चे को एक दूसरे से तुलना नहीं करना है, बच्चे को स्वयं सिखाना है चीज़ें, ठीक ना। तो इसलिए आपका तुलना नहीं करना है तो प्रतियोगिता नहीं करानी है। आपको बच्चे को दबाव में नहीं, बच्चे को मुक्त तरीके से पढ़ाना है। बच्चे को आप दबाव दे के नहीं पढ़ा सकते। आपको एक बच्चे को दबाव देंगे ना तो बच्चा वहाँ पर अपने आप को असहज महसूस करेगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बच्चा अगर फेल हो रहा है तो याद रखेंगे बच्चा ही नहीं फेल हो रहा है, पूरा सिस्टम फेल हो रहा है, पूरा शिक्षक का व्यवस्था फेल हो रही है, ये बात आप लोग पढ़े हैं। तो बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाने का भय बच्चे को देकर आप सकारात्मक प्रकार से बच्चे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, यह नकारात्मक प्रभाव होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। याद रखेंगे कार्य नहीं है पूछा है रचनात्मक आकलन का, इसी को बताना है दोस्तों। खुले अंत वाले प्रश्न ये कार्य नहीं है कि आपका परियोजना नहीं है, कि आपका अवलोकन नहीं है, कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये नहीं है। आप बताएंगे दोस्तों। याद रखेंगे मेरे कितने ऐसे प्यारे लोग होंगे जो केवल प्रश्न को पढ़ के ही वो आंसर को दे देंगे। अब देखिए कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, मैं इसको आपको आंसर कैसे निकालना है मैं इसके तरीकों को बता रहा हूँ। देखिए अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, इसी को बताना है। अब देखेंगे खुले अंत वाले प्रश्न, चलिए आपको के बारे में नहीं समझ में, आप छोड़ दीजिए। परियोजना के बारे में आपको नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए। अवलोकन के बारे में आपको नहीं समझ में आया, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, मैंने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया कि विद्यार्थियों को आप उसके योग्यता के अनुसार आप उसको बांटेंगे नहीं, छाटेंगे नहीं। अगर कमजोर बच्चा है तो आगे बैठाएंगे नहीं, कमजोर बच्चा है तो पीछे नहीं बैठाएंगे, तेज बच्चा है तो आगे नहीं बैठाएंगे। याद रखेंगे बच्चे को छाटना, मारना, पीटना, फटकारना, डांटना, बोझ बनाना
करना, ये सब बच्चे को आप नहीं करेंगे। बच्चे को उसके क्या करेंगे दोस्तों, बच्चे को एक छत के नीचे समान भाव से सभी बच्चा आपके लिए समान है, इस दृष्टि से आप पढ़ाएंगे तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, मतलब योग्यता के अनुसार उसे छांटना, यह निर्धारित नहीं है पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन ये चीज़ें हैं दोस्तों, अवलोकन के माध्यम से टीचर पता करता है कि बच्चा का कौन सी चीज़ें नहीं सीखा है या कौन सी चीज़ें सीखने में उसे कठिनाई आ रही है, उसको सीखने में मदद करता है। परियोजना बना के भी बच्चा सीखता है, ये भी चीज़ है। खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, इसका खुले अंत वाले प्रश्नों का मतलब होता है जिसके एक से अधिक आंसर हो। जैसे आप बोल लीजिए, जैसे मेला है ना, मेला को मैं कह दूं कि बच्चों मेला पर निबंध लिखो, बच्चा का अब दिमाग बहुत खुलेगा। बच्चा कोई होगा मेला पर, कोई कुछ और लिखेगा, कोई कुछ और लिखेगा, कोई मेला में जाएगा जिलेबी खाएगा, कोई कुछ खाएगा, कोई कुछ खाएगा। तो यह खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, याद रखेंगे। तो यह भी आपका रचनात्मक आकलन का कार्य होगा, परियोजना भी रचनात्मक आकलन का कार्य होगा, अवलोकन करना भी होगा, लेकिन बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार एक क्रम में बांटना ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, एक महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह क्या करेगी, पुस्तक से उत्तर को लिखने पर बल देगी वह अध्यापिका, ये बात सही है। कि समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर जोर देगी, ये बात सही है। कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करेगी, ये बात सही है। कि प्रत्येक बच्चे को संपर्क में रहेंगी, ये बात सही है। आप देखिएगा, अब हम 1 बाय 1 को कंफर्म करेंगे, एक भी ऑप्शन को बिना एनालिसिस के माध्यम से मैं आगे नहीं बढ़ता हूं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि केवल आपका एक ही एकेडमी है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक थोड़ा सा भाव तो आएगा कि मैंने तो कुछ चीज़ सीख लिया है, लग रहा है कि अब मेरा धीरे धीरे यूपी टेट कन्फर्म हो जाएगा। और लंबी समय है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों। आपका एक छोटा सा प्यार जब मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं कौन सी वीडियो आपके सामने रखूँ, कैसे आपके सामने प्रश्न को रख दूँ जिससे आपको हुबहू वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाए, आपको इसके लिए स्ट्रगल या मेहनत करने की, अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। यह मेरा ध्येय होता है। और आपसे मैं कहता हूं केवल आप मुझे कुछ भी मत दीजिएगा दोस्तों, लाइक भी मत कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। केवल आपका एक प्यार मुझे मिलता है और वो प्यार मिलेगा तो मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस केवल आपसे एक प्यार चाहिए। और आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है या मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप पढ़ें और यूपी टेट अच्छे से अच्छे अंक से आप लोग क्वालिफाई हो जाएं, ये मेरा सपना है, मेरी सोच है। क्योंकि मेरा भी ये लक्ष्य है कि मेरी एकेडमी से बहुत ज़्यादा लोग यूपी टेट को कंफर्म करें, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। इस बात को मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को कंफर्म करते हैं कि प्रभावशाली अध्यापिका होने का महत्वपूर्ण है कि पुस्तकों से उत्तर को लिखने पर बल देगी। याद रखेंगे, बच्चे को कभी बल नहीं देना है दोस्तों, याद रख लो, याद रखो। बच्चे को आप दबाव बना के कोई चीज़ नहीं कराओगे और बच्चे को आप ये नहीं कहोगे कि जो पुस्तक से आप उत्तर ढूंढ के लिखो, अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक ना। बच्चा आपसे पूछ भी सकता है, याद रखना ये चीज़ें उतनी सही नहीं है दोस्तों जितना सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर आप जोर देंगे, ये गलत बात है। बच्चा जब समूह में होता है ना, बच्चा जब ग्रुप में होता है ना, बच्चा जब एक साथ कई बच्चे जो समूह में साथ एक साथ जब बच्चे जब जुड़ के सीखते हैं तो वहाँ पे जो सीखने का अधिगम होता है ना, बहुत बेस्ट होता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधानों की आप अनदेखी करेंगे। याद रखेंगे, बच्चों के जब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस प्रश्नों को आप सटीकता से उसका जवाब देंगे। बच्चे को देखेंगे बच्चा कहाँ पे जूझ रहा है, बच्चा कहाँ सीखने में कठिनाई आ रही है, वो ऐसे चीज़ों को आप बच्चों को हल करेंगे, उसका निदान ढूंढ के देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों के क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे। यह सक्सेस टीचर का यह रूप नहीं होता है दोस्तों। याद रखेंगे, एक सफल अध्यापिका होने का जो मुख्य रूप होता है ना, अब तक मैं आशा करता हूँ सब लोग जान गए होंगे कि प्रत्येक बच्चे में एक सफल टीचर होता है कि प्रत्येक बच्चों की बात सुने, प्रत्येक बच्चों की कमजोरियों को जांचे, उसका निदान करे और उसके संपर्क में रहे, उसके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हो या जवाब देने में वो सक्षम हो। वही जो होता है ना, वह प्रभावशाली अध्यापिका होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, मैं बहुत सी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको मैंने बताया था ना कि जब बच्चे से ये भी प्रश्न बन सकता है कि गर्भकाल की अवस्था कितनी होती है, तो बच्चे के 9 माह का जो समय होता है ना, वह गर्भकाल होता है। कितना होता है दोस्तों? 9 माह का गर्भकाल होता है, या इसको कहीं 280 दिन के नाम से जानते हैं। 270 आप नहीं कर रखेंगे दोस्तों, इसको 280 डे हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है। केवीएस एग्जाम भी बना है, उसमें भी 280 दिन। अब ये नहीं कहेंगे कि एक महीना 30 दिन का होता है तो 9 माह तो 9 3 27 270 दिन, नहीं दोस्तों, ये केवीएस में बना है। 270 भी ऑप्शन था, 280 भी था, आयोग ने 280 को आंसर माना है, इसलिए इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा? आपको बताया दोस्तों, ये जन्म से 6 वर्ष जो होता है ना, ये बाल अवस्था नहीं, यह तो आपका शैशवावस्था में आएगा। 11 से 18 तक जो होता है दोस्तों, यह जो आपका आएगा किशोरावस्था में आएगा। कहीं कहीं इसको 12 से 18 याद रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखेंगे ना, तो यह जो आएगा 9 से जो 12 वर्ष जो होता है ना, यह किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? यह बाल्य अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे बाल्य अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक याद रखते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। अगर शैशवावस्था की बात करेंगे तो जन्म से लेकर कितने साल तक दोस्तों? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं, याद रखेंगे। और शैशव काल अगर आपसे पूछे कि शैशव काल कितने दिन का होता है, तो जन्म से लेकर, याद रखेंगे, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो होता है ना, वह शैशव काल कहलाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये चीज़ें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 12 से लेकर 18 साल तक की जो अवस्था होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं किशोरावस्था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? तो इसको तनाव की, इसको तूफान की, इसको संघर्ष की, इसको अपराध की अवस्था बोलते हैं। और तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है? ये भी प्रश्न बन चुका है। तो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था को कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है दोस्तों? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं आप बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, याद रखेंगे। चलिए सब चीज़ों को मैं पहले पढ़ूंगा। आपको पता है कि आपके घर में बच्चे हैं, चाहे आप स्वयं एक बच्चे रहे हैं, तो केवल आप कक्षा में सीखते थे? आपने घरों पे नहीं कुछ सीखा, अपने समाज से आप सीखे हैं, अपने घर से सीखे हैं, अपने बड़े छोटे से सीखे हैं, अपने कक्षा से भी सीखे हैं। अगर यहाँ पे केवल शब्द आ गया तो इसलिए क्या होगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। बच्चा कक्षा से जरूर सीखता है, क्लास से जरूर सीखता है, लेकिन केवल क्लास से सीखता है, बात गलत है दोस्तों, याद रखेंगे, सही नहीं है, यही पूछा है। तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं, बात ये भी सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी बात सही है। कहा है कि इस प्रश्न में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे देखिए कौन सही नहीं है पूछा है, तो कौन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको पता है ना दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं केवल क्लास में ही नहीं सीखते, हर जगह पे बच्चे सीखते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर की बात करेंगे, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों के बारे में सत्य जो है ना है कि त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जब त्रुटियों के बारे में सत्य कथन ढूंढना है तो याद रखेंगे असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, ये बात सत्य है। कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती है, ये बात आपका सत्य है। कि बच्चे जब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता है, ये बात सही है। कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे, ये बात सही है। आपको मैं बता दूं कि जो होते हैं बच्चे ना, जो वह त्रुटियां करते हैं ना, त्रुटियां को कभी आप गलत नहीं मानना, याद रखना। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो गलती को आप संसाधन के रूप में लेंगे, ना कि उसको नकारात्मक मानेंगे। आप देखेंगे एक सफल टीचर का एक गुण होता है दोस्तों, एनसीएफ या आपका एनएपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि आप एक सफल टीचर हैं तो आप देखेंगे बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। और बच्चे के जब आप गलती को पकड़ लेंगे ना, तो सीखने का पहला रूप होता है, पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है। कि अगर आपने
सीखा है। आपने आज देख लिया दोस्तों कि बच्चा 2+2 लिख रहा है, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि बच्चा को काउंट करना नहीं आ रहा है, तो आप काउंटिंग की प्रवृत्ति को बच्चे को बताएंगे। तो बच्चा गलती से सीखता है, ना कि बच्चा गलती से त्रुटि करता है। बात को याद रखेंगे, कौन आपका सही होगा, ये कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है? नहीं दोस्तों, महत्वहीन नहीं है, उसका महत्व होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब गलती करता है तो शिक्षक उसकी गलतियों को पकड़ के और उसको सीखने में मदद पहुंचाता है। याद रखेंगे, बच्चे जब त्रुटियां करते हैं, जब शिक्षक सौम्य और उन्हें दंड देते हैं, याद रखेंगे बच्चों को दंड देने जैसी बात तो कहे दोस्तों, ये आपका गलत है। याद रखेंगे, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे। चलिए 11 नंबर की बात देखेंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा कम डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों, धीरे धीरे चल रहा हूं। आपको प्रश्न भी दिखाना है, प्रश्न के लेवल भी बताना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आपको कवर भी कराना है, ठीक है। शैशव काल की अवधि क्या होती है, यही बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शैशव काल जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, याद रखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो होता है बच्चा शैशव काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय बच्चा जो होता है पूरी तरह से अपने माता पिता पर आश्रित होता है। याद रखेंगे, माता पर आश्रित होता है, ऐसा कहें तो और बेस्ट होगा। इस बात को याद रखेंगे, यही शैशव काल होता है। और इसमें जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है ना, बहुत तेज होता है दोस्तों। याद रखेंगे, अगर पूछे कि शारीरिक विकास सबसे तेज कब होता है तो शैशव काल में होता है। इस बात को याद रखेंगे। और शैशव काल में बच्चा जो होता है ना, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण शक्ति का विकास बच्चे के अंदर हो जाती है। मतलब उसको टच करेंगे तो उसको मालूम चलेगा, उसको जब आप कुछ बोलेंगे तब वो सुनेगा, और जब उसके तरफ आप देखेंगे तो वह भी आपकी तरफ देखेगा। ये आपको पहचानना स्टार्ट कर देता है शैशव काल में। आपको पता है ना, सबसे पहले बालक किसको पहचानता है, तो सबसे पहले माता को पहचानता है। 3 माह की उम्र में, याद रखेंगे 3 महीने की स्टार्टिंग में वह बच्चा माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। वह क्लियर कर लेता है कि वह मेरी माँ है, कि वह दूसरे की माँ है, गोद में किसके वो जाना पसंद करेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 12 नंबर की बात करेंगे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। याद रखेंगे, कहाँ पे बच्चा जो होगा सर्वाधिक सृजनशील होगा, तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए, कि दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, कि अपने रुचि से, कि पुरस्कार के लिए। आप देखेंगे चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, बच्चा को कब, बच्चा कहाँ पे सबसे अधिक तरीके से गतिविधि में भाग लेगा, सीखने में भाग लेगा, तो बच्चे के अंदर क्या होगा। बच्चा जो होगा शिक्षक के डांट से बचने के लिए पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है ना तो आज ही अपने माइंड से चीज़ें अपने निकाल दीजिए। दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए बच्चा ये सब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरस्कार पाने के लिए बच्चा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा के अंदर जब रुचि होती है तब बच्चा सीखता है। बच्चे को आप कितना भी मार लीजिए, बच्चे को कितना भी फटकार लीजिए, पीट लीजिए, अलग बैठाइए, दंड दीजिए, पनिश दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सब करना तो नहीं है, बिल्कुल ये बात याद रखना। लेकिन आप कुछ भी करना, बच्चा जब रुचि रहेगा बच्चे के अंदर तो वह गतिविधि में ज़्यादा तरीके से वह लीन रहेगा और सृजनशील सर्वाधिक अच्छा तरीका से वो सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर, अगर बच्चे को ऑप्शन नंबर सी के साथ कंडक्ट करा दे तो बच्चा इन सभी ऑप्शनों से बेस्ट सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर की बात करेंगे कि विद्यालय में बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब क्या है दोस्तों। याद रखेंगे, बच्चों को शारीरिक दंड देना या मानसिक रूप से उत्पीड़न करना, ये बच्चों को क्या किया कर दिया है दोस्तों, यह पूर्णतः क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया कि बच्चे को आप मानसिक रूप से दंड नहीं देंगे, शारीरिक रूप से दंड नहीं देंगे, उसे उत्पीड़न नहीं करेंगे, उसे छाटे मारे पीटे डांटे फटकारेंगे नहीं, अलग बैठाएंगे नहीं, या उसे आप काले गोरे के आधार पर भेदभाव आप नहीं करेंगे। ये दोस्तों कहा गया है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या कहा गया दोस्तों, यह पूर्णतः आपका क्या है, प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। 14 नंबर की बात करेंगे। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे। व्यवधान का मतलब होता है कि जब कक्षा में मान लीजिए कि एक से अधिक बच्चे बैठे हों, मान लीजिए 10 बच्चों की क्लास चल रही हो और उन बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है बच्चा, यही वह व्यवधान उत्पन्न करना। तो आप क्या करेंगे। एक सफल टीचर होने के नाते ये आपके ऊपर है कि आप स्वयं के अनुसार क्या करेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसे कक्षा से निकाल देंगे। आपको बताया ना दोस्तों, कभी भी आप बच्चे को कक्षा से छाटेंगे नहीं, अलग नहीं बैठाएंगे और निकालेंगे नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बैठने की जगह बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसे शांत रहने के लिए आप कहेंगे कि उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य देंगे। दोनों ध्यान रखना, जब ये आपका यूपी टेट प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जब ये बना था तभी ये विवादों में रहा था।
और याद रखना इस प्रश्न पे सबको कॉमन नंबर नहीं मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस प्रश्न को समेट लिया। और मुझे इस प्रश्न को लाने का यही ध्येय था कि आप लोग भी देखेंगे, मेरे प्यारे लोग, आप लोग भी देखेंगे कि आप लोग ऐसे क्या मतलब है, मतलब कैसे कैसे प्रश्न को ढूंढ रहा है, क्या उसका आयोग को क्या इस प्रश्न को देने से क्या उसके अंदर विचार थे या विचार थे कि लोगों के क्या विचार को जानने की उन्हें श्रेष्ठता थी। तो यही बात याद रखेंगे। वह बच्चा न है, बच्चा व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो उससे आप शांत रहने को कहेंगे कि आप उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य देंगे। याद रखना दोनों का मैं सम्मिलित रूप बता दूं दोस्तों, अगर वो ऑप्शन आता तो बिल्कुल सही होता कि बच्चे को उसके कारणों का पता लगाएंगे कि बच्चा क्यों शोर कर रहा है। याद रखेंगे अगर ये ऑप्शन आता तो बिल्कुल आप सही होता। सबसे पहले आप कारणों का पता लगाएंगे कि बच्चा क्यों कर रहा है। तो बच्चा, अगर सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चे नहीं पढ़ रहा है तो याद रखेंगे शांत रहने के लिए आप नहीं कहेंगे, ये तो बिल्कुल गलत होगा। ये बात सही भी है आयोग की, क्योंकि बच्चा जब शोर कर रहा है, व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, बच्चा अपने कार्य को नहीं कर रहा है, तो आप उसके बारे में जानकारी लेंगे या उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य देंगे। जब अतिरिक्त कार्य देंगे तो बच्चा उसमें लीन हो जाएगा, और बच्चा उसमें लीन हो जाएगा तो अन्य जितने भी बालक होंगे उसको परेशान नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायीकरण युक्ति दीर्घकालीन धारणा शक्ति के लिए उपयोगी होती है। मतलब कोई भी चीज़ मैं याद कर लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आज मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया दोस्तों, मैंने आज पढ़ लिया विज्ञान की परिभाषा। याद रखेंगे अगर मैंने पता कर लिया कि विज्ञान की परिभाषा ही होती है तो इसके लिए दीर्घकालीन, याद रखेंगे यही है दोस्तों अस्थायीकरण युक्ति दीर्घकालीन धारणा। मतलब कोई भी चीज़ को लंबे समय के लिए याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत लंबा समय तक मैं विज्ञान की परिभाषा को ना भूलूं, या मुझे अगर मेरे सर ने बताया है कि 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 1 = 3 होता है, तो अगर उनको मतलब है कि जोड़ को मुझे सिखाना है तो क्या दे देंगे, 2 + 8 उनको दे देंगे कि बच्चा इसको हल करो, वह दे देंगे कि 1 + 5 बराबर क्या होगा, इसको हल करो। तो ये क्या होगा, आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे का दीर्घकालीन अस्थायी युक्ति शक्ति का विकास होगा, कि अभ्यास कराएंगे तब होगा, कि सहभागिता से होगा, कि मूल्यांकन से होगा। जब बच्चा को कोई भी चीज़ पढ़ा दिया जाता है, मतलब कोई भी मैथ का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाता है तो उसे अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं। और अभ्यास प्रश्न का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ सीखने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए या स्मरण करने से, बार बार चीज़ों को वह पढ़ेगा या उस चीज़ों को करेगा तो उसके जो शक्ति होगी ना, अस्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा जो होगी ना, उसका विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर की बात करेंगे। अंतरिम रूप में कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है, यही बताना है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा की जो कुंजी है वह क्या है, विषय वस्तु में निहित रुचि है, कि अध्यापक का व्यक्तित्व है, कि पाठ्यचर्यात्मक अनुभवों का उपयोगिता है, कि आपका कक्षा कक्ष का भावात्मक वातावरण है। ठीक ना, ऑप्शन आप लोग पढ़ लिए। आप प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है, मतलब अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है। अगर आपको ये पूछे तो याद रखेंगे अभिप्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है, तो अभिप्रेरणा आपको भावात्मक रुचि से मिलता है। याद रखना, भावात्मकता से मिलता है, ये बात याद रखना, भावात्मकता से मिलता है, ये बात याद रखना। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कक्षा में आपको अभिप्रेरणा अगर कहीं से दे, दोस्तों देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए, रुचि से अभिप्रेरणा मिल रही है, व्यक्तित्व से मिल रहा है, कि आपका अनुभव से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कक्षा कक्ष का भावात्मक जो वातावरण होता है उससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है। मतलब हम देखते हैं कि कक्षा में बैठा हुआ अन्य व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका देख देख के हम भी पढ़ रहे हैं, अन्य बालक पढ़ रहा है तो और बालक उसको देख देख के पढ़ रहे हैं। यही अभिप्रेरणा, कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी होती है। जो वह कक्षा का परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, उसको देख देख के बच्चा पढ़ रहे होते हैं। यही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर की बात करेंगे कि आपका टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 के बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। याद रखेंगे जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 100 के बीच है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि बोलेंगे, सामान्य बुद्धि बोलेंगे, श्रेष्ठ बुद्धि बोलेंगे, कि क्षीण बुद्धि बोलेंगे, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे टर्मन के अनुसार जिस बच्चे का 90 से 100 के बीच बुद्धि लब्धि का मतलब IQ है ना, याद रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार पूछा है दोस्तों, सी टेट में भी पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है और सुपर टेट में भी पूछा है, KBS में भी पूछा है। याद रखना, ये तो आप याद ही रख लेना। एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो बुद्धि लब्धि से लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि तैयार करूँ आपके लिए, जिससे आपको हर चीज़ें बुद्धि लब्धि से क्लियर हो जाए। ठीक है,
अगर याद रखेंगे तो यह टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया है बुद्धि लब्धि, और कब दिया है 1912 में। एक बार ये भी पूछा है कि कब दिए हैं, तो 1912 में टर्मन नामक वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का दिया है सिद्धांत। और इसका सूत्र भी बता दूं दोस्तों, अगर सूत्र भी आपसे कोई पूछे तो बुद्धि लब्धि का सूत्र, जिसको IQ बोलते हैं, इसके बराबर होता है। जो याद रखेंगे वास्तविक मान क्या होता है दोस्तों, सॉरी इसका जो होता है, अगर मान के इस बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो इसमें जो होता है ना, जो आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी इस बात को मेरे माइंड पे नहीं आ रहा है, कि इसमें बोलते हैं मानसिक आयु, याद रखेंगे, सॉरी इस बात को याद रखें, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु और गुणा के 100 होता है, इसका सूत्र होता है। यही मानसिक शब्द मेरे ध्यान पे नहीं चढ़ रहा था, तो याद रखेंगे बुद्धि लब्धि बराबर यही होता है, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100 होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक बार एक प्रश्न बनाया कि प्रतिभाशाली बालक किसे बोलते हैं, तो जिसका IQ 129 से ऊपर होता है उसको हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। ये भी बात याद रखना, कहीं कहीं 129 को 130 भी लिखा होता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर 130 दिया उसको सही मानिए, 129 भी दिया तो उसको सही मानिए, दोनों तो देगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, यह एक लगभग मान होता है, लगभग मान में कम से कम 10 का अंतर तो दिया ही रहता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान और सीखने में सहायता प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। याद रखेंगे नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलेंगे इसको, कि आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलेंगे, कि आपका प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलेंगे, कि आप उसे सीखना बोलेंगे। याद रखेंगे अगर मैंने कुछ चीज़ें पूर्व में सीखी है, मैंने अगर कुछ चीज़ें पूर्व में सीखी है, मतलब मैंने मैथ के कुछ फार्मूले जान रहा हूँ, विज्ञान के कुछ परिभाषाएँ मैं जान रहा हूँ, और उस परिभाषाओं को आज मैं पुनः दूसरी परिभाषाओं को सीखने में उसका मैं यूज कर रहा हूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। याद रखेंगे पुरानी बातों को जब, पुरानी सीखी गई बातों को जब नई सीखी गई बातों में या नई बातों को सीखने में हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है। 19 नंबर को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान को कैसे आप लोग आंतरिक केंद्रित कर सकते हैं, मतलब एक जगह पे मन को कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, केंद्रित कर सकते हैं। अवधि के माध्यम से कर सकते हैं, कि आप लोग रुचि के माध्यम से कर सकते हैं, कि नवीनता के माध्यम से, कि आकार के माध्यम से। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, तो आप तब ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों जब आपके अंदर क्या होगी दोस्तों, रुचि होगी। तो रुचि आप लगाइए चीज़ों को पढ़ने में, तब आपका ध्यान ऑटोमेटिक वहाँ पे केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर की बात करेंगे, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। ये तो परिभाषा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों सीखना। क्या बोलते हैं, सीखना। अगर सीखना कोई पूछे सीखना किसे कहते हैं, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा हम कम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, और लंबी वीडियो हो जाती है तो आपको देखने में भी बोरिंग महसूस होती है, इसलिए मैं थोड़ा अब कम चीज़ों को वो करूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 21 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, कि अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। मैं आपको इस प्रश्न को रिपीटेशन हो रहा है, मैंने बताया गणित संबंधित गणना विकार किसमें होता है, तो इसमें जो होता है गणन दोष। जब गणन दोष आता है तो मतलब इसमें गणना, बच्चा जो होता है गणना कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, और इसको डिस्कूलिया के नाम से जानते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, गणना दोष इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वो क्या होती है, यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। और आपको बता दूं, इसको तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको देखेंगे। पियाजे के अनुसार जो संक्रियात्मक की अवस्थाएं हैं, ये पियाजे ने 4 अवस्थाओं में से बांटा है। पहली अवस्था को उन्होंने बांटा है संवेदी गामक अवस्था। याद रखेंगे पहली अवस्था को वह क्या बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, याद रखेंगे। और यह जो अवस्था होती है वह जन्म से लेकर 2 साल तक होती है, संवेदी गामक अवस्था। सेकेंड नंबर पर आता है पूर्व, याद रखेंगे, पूर्व संचलात्मक अवस्था। याद रखेंगे पूर्व जो इसमें होता है संचालनात्मक अवस्था होती है दोस्तों, यह जो होती है वह 2 से लेकर 7 तक होती है। और इसके बाद 3 नंबर की बात देखेंगे, 3 नंबर में आपका आता है मूर्त, याद रखेंगे, मूर्त संचलात्मक अवस्था, याद रखेंगे। और यह जो होती है 7 से लेकर 11 तक आती है। और इसके बाद 4 नंबर पर आपका आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और यह जो होती है ना दोस्तों, यह 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है इसको आती है औपचारिक संचलात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं, या संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है।
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आप लोग प्रभावित नहीं होंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, तुरंत वह कमेंट कर देते हैं दोस्तों कि आप सर आप बता रहे हैं संचलात्मक अवस्था। नहीं दोस्तों, अगर आप इसको संक्रियात्मक भी जान रहे हैं तो अभी भी आपका गलत नहीं है, संचलात्मक बोल रहे हैं तभी भी ये गलत नहीं है। आप दोनों चीज़ों को जानिए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें आपसे पूछ ले रहा है तो आप इसमें भ्रमित नहीं होंगे, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राय संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, तो याद रखेंगे यह जो अवधि होती है ना, यह 2 से 7 साल तक होती है। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और 2 से 7 साल तक होती है। 2 से 7 साल तक ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यही बताना है। 23 नंबर ऑप्शन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कौन सा जो शिक्षण का सूत्र नहीं है इसको आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे शिक्षण का सूत्र सरल से कठिन की ओर, ये भी है दोस्तों। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें भी बालक सीखता है। याद रखेंगे दृश्य से अदृश्य की ओर बालक सीखता है। निगमन से आगमन की ओर बालक नहीं सीखता है, आगमन से निगमन की ओर सीखता है। याद रखेंगे कौन सा सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सूत्र नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। आपको मैंने बताया सरल से कठिन की ओर बालक सीखता है, भी याद रख लेना है। अनिश्चित से निश्चित की ओर सीखता है, भी आप याद रखिए। दृश्य से अदृश्य की तरफ सीखता है, ये भी याद रखिए। बालक जो होता है अगर पूछ दे तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ सीखता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए, इस बात को याद रखें। और बालक जो होता है ना, वो स्थूल से किसके तरफ दोस्तों, सूक्ष्म की तरफ सीखता है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। और बालक जो होता है ना, एक दृश्य से अदृश्य की तरफ तो हो गया। फिर एक बात और याद रख लीजिए कि ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनिश्चित से बालक किसके तरफ सीखता है, तो अनिश्चित से बालक निश्चित की तरफ सीखता है, ठीक ना। अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे याद रखो। चलो मैं एक ही ऑप्शन आपको लेकर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बालक सीखता है, इसका मतलब क्या होता है, बालक जो होता है ना, सबसे पहले जैसे आप लोग देखिए बालक के जो जैसे चलने की अवस्था होती है, इसी को ले लो, तो बालक सबसे पहले पैर की तरफ चलता है। तो बालक कौन सा विकास करता है या बालक कौन सा गति करता है, तो स्थूलगामक गति करता है। कौन सा गति करता है, तो स्थूलगामक गति करता है। और धीरे धीरे जब बालक विकास करता है तो वह सूक्ष्म गति कौशल करने लगता है। सूक्ष्म गति कौशल मतलब पैर के बल चलने लगता है। तो जो बालक होता है ना, स्थूल से सूक्ष्म के तरफ से चलता है। बालक जो होता है ना ज्ञात, जब बालक को सबसे पहले आप ज्ञात की गई चीज़ें बताते हैं, आप उसको बता देते हैं कि भारत का राजधानी आपका दिल्ली है, तब हम बाद में बताते हैं कि कैसे बना है, क्या बना है, कब बना है, कैसे बना है, ठीक ना। ये सब चीज़ें सबसे पहले हम ज्ञात चीज़ों को बालक को बताते हैं और पुनः वह जब चीज़ों को सीख जाता है तब उसको हम ले जाते हैं अज्ञात की दुनिया में, ठीक ना। सबसे पहले आप लोगों को पता है ना कि बालक को हम सरल चीज़ बताते हैं और पुनः उसके बाद हम कहाँ ले जाते हैं, कठिन की दुनिया में ले जाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है। चलिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग विलंबन विकास से संबंधित है, आपको पता है। बालक जो होता है गिरोह में रहना पसंद करता है, याद रखेंगे गिरोह में खेलना पसंद करता है। यह बालक की कौन सी अवस्था है, तो याद रखेंगे यह जो होती है ना 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता नहीं होता है। 3 से 6 वर्ष भाषा ये नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे। 8 से 10 वर्ष समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक, ये नहीं होता है दोस्तों। आपका 8 से 10 होगा, याद रखेंगे। इसमें जो बालक होता है गिरोह में रहता है, बालक जो होता है खेलना पसंद करता है। इसमें बालक जो होता है वह विद्यालय जाने की अवस्था, बाल्य अवस्था मानी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। बाल्य अवस्था जो होती है विद्यालय जाने की अवस्था होती है, लेकिन इसमें गिरोह अवस्था पूछा है तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष का बालक जो होता है वह गिरोह में रहना या समूह में रहना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, आपको बता दें। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो आपका किशोरावस्था होता है ना 12 से 18 साल तक, इसमें बच्चे का बुद्धि विकास सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर की बात करेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखेंगे शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है दोस्तों। ये बात सही है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ये बात सही है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ये बात सही है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की विकास दर जो होती है ना वह भिन्न भिन्न होती है। और याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं वह भिन्न भिन्न तरीकों से अलग अलग प्रकार का अलग अलग बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत का है,
एक बच्चे के बारे में कहा है और एक बच्चे से संबंधित यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कहा है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, मतलब कोई अलग अलग बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। आप किसी बच्चे को सिखा देंगे कि 2 + 2 = 4, कोई बच्चा सीख जाएगा, किसी बच्चे को 10 बार सिखाएंगे तभी भी नहीं सीखेगा। इसलिए बच्चों की सीखने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। बच्चे का IQ अलग अलग होता है, बुद्धि लब्धि अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत कम समय में चीज़ों को सीख जाता है, कोई बच्चा पूरा जीवन भर में नहीं सीख पाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 27 नंबर की बात याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, याद रखेंगे कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करेगा। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्र रहेगा तो वह तनावग्रस्त रहेगा। दोस्तों आप बताइए, कोई बच्चा है जो पूर्ण रूप से पढ़ रहा है, मन लगा रहा है, आप वो लीन है पढ़ने में, तो वह तनावग्रस्त बच्चा कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। बहुत बात कर रहा है तो तनाव में उसको आप बोलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा बात कर रहा है तो तनावग्रस्त है, ऐसा आप उससे इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे अति सक्रियता, बच्चा अति सक्रिय है, बच्चा एक्टिव है, तो आप याद रखेंगे वो तनावग्रस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखेंगे जब उसके व्यवहार में परिवर्तन है, आक्रामकता का व्यवहार कर रहा है, तो याद रखेंगे आप एक सफल टीचर के नाते पता लगा लेंगे कि बच्चा जो है तनाव है या तनावग्रस्त बच्चा है, तनाव महसूस कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस आंसर का। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। 28 नंबर की बात याद रखेंगे, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। याद रखेंगे ऑप्शन आपके सामने है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषी के व्याकरणिक नियम आप याद रखेंगे। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आप भाषी के व्याकरणिक नियम याद रखेंगे। यह नियम यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे, यह महत्वपूर्ण होता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक आप रखेंगे, यह महत्वपूर्ण होता है कि समृद्ध भाषिक वातावरण बनाएंगे, यह महत्वपूर्ण होता है। आशा रखे होंगे कि जब ऑप्शन आप पढ़ के ही याद कर लिए होंगे। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि समृद्ध भाषा वातावरण आप विकसित करें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए भाषा चलित एक वातावरण आप पृष्ठ वातावरण को आप लागू करेंगे या समृद्ध भाषिक वातावरण को आप बनाएंगे, जिससे भाषा को आप सीख पाएंगे, ठीक ना। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्णों के साहचर्य को सीखते हैं। एक बार ये प्रश्न बन चुका है यूपी टेट में। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, तो उसमें ऑप्शन आपका सही था, मुझे याद आ रहा है कि वर्णों के बीच साहचर्य को हम सीखते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। 29 नंबर की बात करेंगे कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। याद रखेंगे सबसे कम महत्व की बात कहा है दोस्तों, सबसे कम महत्व किसे देंगे, तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य है आप उसको कम महत्व देंगे। कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री है उसको आप महत्व कम देंगे। कि कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता है, इसको कम महत्व देंगे। कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसको आप कम महत्व देंगे। याद रखेंगे सबसे कम महत्व आप किसको देंगे, बहुभाषिक कक्षा में। याद रखेंगे बहुभाषिक कक्षा, बहुभाषिक कक्षा का मतलब होता है जिसमें बहुत से समाज से आ रहे बच्चे हों और उसमें अलग अलग समाज से अलग अलग प्रकार के भाषा के बच्चे हों, तो उसमें आप किसको सबसे कम महत्व देंगे। बाल साहित्य को आप कम महत्व देंगे, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कम महत्व देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बहुभाषिक है जिसको तो आप बिल्कुल महत्व कम नहीं देंगे। याद रखेंगे बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसको आप कम महत्व देंगे। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आप बच्चों को उनके भाषाओं को तोड़े मटोड़ेंगे नहीं, आपको जिस भाषा में बच्चा सीख रहा है उसी भाषा में उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके भाषाओं में आप विश्लेषण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि जो मराठी बच्चा है वो अच्छी भाषा है, जो आपका हिंदी है वह बुरी भाषा है, जो आपका हरियाणवी है अच्छी है, जो आपका गुजराती है वह गड़बड़ है, जो मलयालम है अच्छी है। ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे सफल टीचर के नाते, ठीक है। 30 नंबर की बात करेंगे। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है यही बताना है दोस्तों। वह बच्चों की पाठ समझाने की स्व शैली विकसित करने में सहायता प्रदान कर रही है या सहायता कर रही है। ये कर रही है दोस्तों, ये कर रही है कि आपको वह बच्चों के संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकताओं का संकेत दे रही है, कि वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, कि वह विद्यार्थियों के सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। वह क्या कर रही है दोस्तों, यही बताना है।
सबसे पहले प्रश्न को एक बार और पढ़िए कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़कर बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है, यही बताना है दोस्तों। तो वह क्या कर रही है कि वह बच्चों के पाठ समझाने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से जरूर दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और याद रखेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ जितने भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको इसका लिंक शेयर करें अपने